रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माँ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं उर्दू अदब के एक बहुत ही मशहूर शायर के बारे में, जिनका नाम है सैयद अहमद शाह, या आप इनके तखल्लुस से इन्हें बेहतर जानते हैं, अहमद फराज। फराज एक फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ। फराज साहब का जन्म पाकिस्तान के एक शहर कोहट में 12 जनवरी 1931 को सईद मोहम्मद शाह बर्क साहब के घर में हुआ। फराज साहब के ताल्लुकात एक सईद परिवार से थे जो कि कोहट के एक मशहूर संत हाजी बहादुर के वंशज थे। इनके भाई हैं सईद मसूद कौसर साहब, जो कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं और खैबर पख्तूनख्वा के 28वें गवर्नर रह चुके हैं। BBC उर्दू को दिए अपने एक इंटरव्यू को याद करते हुए फराज साहब बताते हैं कि कैसे उनके वालिद साहब उनके लिए ईद पर कपड़े लेकर आए थे, लेकिन फराज साहब को वो कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बल्कि वो कपड़े अच्छे लगे जो उनके अब्बा उनके बड़े भाई के लिए लेकर आए थे। तो फिर क्या था? यही वो वाक़या था जिसने उन्हें उनका पहला शेर लिखने के लिए प्रेरित किया। शेर कुछ यूं था कि सबके वास्ते लाए हैं कपड़े सेल से, सबके वास्ते लाए हैं कपड़े सेल से, लाए हैं मेरे लिए कैदी का कंबल जेल से। फराज बचपन में पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई भी कि जब उन्होंने इस शौक़ के बारे में घर में बात बताई तो माँ ने इसके लिए साफ मना कर दिया। फिर उनको शेर व शायरी में मन लगने लगा और हमें इतना बेहतरीन शायर मिला। और यहाँ पर मुझे एक किस्सा याद आता है फराज साहब का। जब मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था उनका, तो उन्होंने फरमाया था उस इंटरव्यू में कि मेरा मिजाज शुरू से ही आशिकाना था, यानी कि मैं शुरू से ही थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का था। एक लड़की हुआ करती थी मेरी क्लास में जो कि फ्रेंड थी मेरी, और वो मैथ्स में काफ़ी अच्छी थी। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने, यानी कि फराज साहब के माता पिता ने, जब उन्होंने ये कहा फराज साहब को कि उस लड़की से मैथ्स सीख ले जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उस दौरान, तो फराज साहब ने फरमाया कि मैं मैथ्स और ज्योग्राफी में बहुत कमज़ोर हुआ करता था। मतलब कहते थे कि मुझे आज भी मैप्स और रोड्स याद नहीं रहते। लेकिन मैथ्स की तो कहानी ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं, लेकिन इस कहानी ने मोड़ तब ले लिया जब लड़की ने उनसे बैतबाजी खेलने के लिए कहा। अब बैतबाजी जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि बैतबाजी एक अंताक्षरी की तरह ही एक गेम होती है, जहाँ पर एक शख्स एक शेर पढ़ता है और उसके आखिरी अक्षर से सामने वाला शेर पढ़ता है। जैसे अंताक्षरी में होता है कि एक गाने के अक्षर पर जहाँ ख़त्म होता है, दूसरा शख्स उस अक्षर से गाना शुरू करता है। तो ये गेम खेलने के लिए उस लड़की ने बोला फराज साहब को। तो वो कहते हैं फराज साहब कि वो लड़की जो है बहुत अच्छी हुआ करती थी इस गेम में, बहुत मतलब बढ़िया तरीक़े से खेलने वाली। तो इसलिए फराज साहब को कईयों सौयों शेर याद रखने पड़ते थे, लेकिन वो फिर भी हार जाया करते थे। तो फराज साहब ने ख़ुद के शेर लिखना शुरू कर दिए। अब ख़ुद के शेर लिखने शुरू कर दिए तो वो पकड़ ना पाई और फराज साहब जीत गए। तो मेरे ख़्याल से ये क़िस्सा हो सकता है, ये एक छोटी सी कहानी हो सकती है जहाँ पर सैयद अहमद शाह से वो अहमद फराज बने। वैसे फराज साहब ने कामयाबी की सीढ़ी पर अपना पहला कदम अपने कॉलेज के दिनों में ही रख लिया था, जब उनका गज़ल संग्रह तन्हा तन्हा प्रकाशित हुआ। फराज ने पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से पढ़ाई की और उर्दू और फ़ारसी में पेशावर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की, और फिर वहीं पर इन दोनों भाषाओं में एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया। फराज साहब अंताक्षरी की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे, और अपने लेखन की शुरुआत में वो जिस शख्स से प्रभावित रहे वो थे अल्लामा इकबाल साहब। फराज साहब सियासत के मामले में काफ़ी दबंग शख्स रहे। मतलब वो मिलिट्री रूल की काफ़ी आलोचना करते थे, काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे।
जब जहां उन्हें मौका मिलता वो ये सब करते। और इसी के चलते अपने कॉलेज के दिनों में अली सरदार जाफरी और फैज़ अहमद फैज़ की परछाइयों पर चलते हुए उन्होंने ज़िया उल हक़ के शासन के दौरान कुछ ऐसी गज़लें मुशायरों में पढ़ी कि उन्हें जेल जाना पड़ गया। और फिर इसी वक्त वो लगभग 6 साल पाकिस्तान से दूर लंदन, यूरोप और कनाडा जैसे देशों में रहे। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आता है अहमद फराज साहब का कि शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। फराज साहब ने रेडियो पाकिस्तान में भी नौकरी की और फिर टीचिंग से भी जुड़ गए और सन 1976 में वो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स के डायरेक्टर जनरल और फिर उसी एकेडमी के चेयरमैन भी बने। साहित्य में अपनी पहचान बनाने के सम्मान में 2004 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें हिलाल इम्तियाज़ पुरस्कार से भी नवाजा, लेकिन फिर 2 साल बाद 2006 में उन्होंने ये पुरस्कार वापस कर दिया क्योंकि वो सरकार की नीतियों से सहमत और संतुष्ट नहीं थे। और इस पुरस्कार को वापस करते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था। वो स्टेटमेंट कुछ यूं था कि अगर मैं अपने आसपास होने वाली दुखद घटनाओं का मूक दर्शक बना रहूं तो मेरी अंतरात्मा मुझे माफ नहीं करेगी। मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूं कि तानाशाही को ये बता दूं कि ये उन संबंधित नागरिकों की नज़र में कहाँ है जिनके मौलिक अधिकारों को हड़प लिया गया है। मैं हिलाल इम्तियाज़ को तत्काल लौटाकर और शासन के साथ किसी भी तरह से खुद को जोड़ने से इनकार करके ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन शायरी का शौक़ उन पर कुछ इस तरह से छाया कि वो अपने वक्त के गालिब कहलाए। उनकी नज़मों और गज़लों के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें खाना बदोश, ज़िंदगी ए ज़िंदगी, ये मेरी गज़लें, ये मेरी नज़में शामिल हैं। उनकी शायरी को 4 चांद लगाने वाले शख्स हैं जैसे कि मेहदी हसन साहब, जगजीत जी, ग़ुलाम अली साहब, रूना लैला जी, जिन्होंने इनकी गज़लें फिल्मों और कॉन्सर्ट्स में गाकर इनको और प्रसिद्ध कर दिया, इनको और पॉपुलर कर दिया। फराज आज के बेहतरीन शुअरा में एक वाहिद मकाम रखते हैं। उनकी लेखन शैली खालिस होने के साथ साथ आम फहम है। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब फराज साहब ने इस सरजमी से रुखसत होने का फ़ैसला कर लिया था। सन 2008 25 अगस्त को इस्लामाबाद के एक अस्पताल में किडनी फेलियर की वजह से फराज साहब ने दम तोड़ दिया और जाते जाते उस प्यार और जुनून के सपने बुनने वाले शख्स ने दुनिया भर में उर्दू शायरी के प्रेमियों के दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ दी। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सही दिल ही दुखाने